हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगूकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। आज का जो टॉपिक है, जैसे हमने पहले वीडियो में बात की थी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर रिकरेंट अबॉर्शंस के क्या क्या रीजंस होते हैं, आज के वीडियो में मैं विस्तारित रूप से बताने वाली हूँ कि सेकेंड ट्राइमेस्टर रिकरेंट अबॉर्शंस के क्या क्या कारण है और उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि गर्भपात यानी क्या। गर्भपात यानी कि भ्रूण की मृत्यु अगर गर्भ में हो जाती है तो उसे गर्भपात बोलते हैं। रिकरेंट गर्भपात यानी कि रिकरेंट अबॉर्शंस, अगर किसी महिला को 3 या ज़्यादा बार गर्भ की मृत्यु हो जाती है तो उसे रिकरेंट अबॉर्शंस बोला जाता है। अगर किसी महिला को 3 या ज़्यादा बार गर्भपात हो जाता है और वो प्रेगनेंसी के 12 हफ्ते से लेकर 20 हफ्ते के बीच में होता है तो उसे सेकेंड ट्राइमेस्टर रिकरेंट अबॉर्शंस कहा जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर रिकरेंट अबॉर्शंस के जो सिम्टम्स है वो यह है कि वो महिला को दर्द के बिना योनि मार्ग में से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और थोड़े ही समय में पूरा गर्भ बाहर निकल जाता है, यानी कि गर्भपात हो जाता है। इसका जो इंसिडेंस है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन से कम है, लेकिन फिर भी काफ़ी महिलाओं को यह तकलीफ़ होती है। जिस महिला को बार बार गर्भपात की परिस्थिति आती है वह महिला को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे भी उसकी असर पड़ती है। इसीलिए आज हम विस्तारित रूप से बात करते हैं कि उसके पीछे क्या क्या रीज़न्स होते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। आइए अब बात करते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर रिकरेंट अबॉर्शंस के रीज़न्स क्या क्या होते हैं। मोस्ट कॉमन जो रीज़न है वह यह है कि बच्चादानी का कमज़ोर होना। 20% यानी कि 20% महिलाओं में यह रीज़न होता है। अब हम जानते हैं कि बच्चादानी अगर कमज़ोर है तो वह बच्चादानी कमज़ोर होने के पीछे 2 रीज़न्स हैं, या तो वो कंजेनाइटल वो महिला को प्रॉब्लम है या तो फिर अक्वायर्ड, यानी कि अगर कोई सर्जरी वगैरह होने के बाद वो वीक हो गया है। कमज़ोर बच्चादानी जन्मजात से भी कमज़ोर हो सकती है, या तो उसमें कोई अनोमलीज़ है जैसे कि यूनिकॉर्नियड यूट्रस, बाइकॉर्नियड यूट्रस, डबल यूट्रस या तो सेप्टेट यूट्रस। बच्चादानी के अंदर अगर सेप्टम ऐसा पर्दा है तो भी वो वीक बन जाता है और बार बार अबॉर्शंस होने का एक रीज़न हो सकता है। दूसरा जो बात करते हैं कि बार बार अबॉर्शंस होने के लिए अक्वायर्ड रीजंस क्या है, यानी कि अगर किसी महिला का क्यूरेटाज हुआ है, जो विगरस क्यूरेटाज हुआ है, उसकी वजह से गर्भाशय के अंदर बच्चादानी के अंदर एडेशंस डेवलप हो जाते हैं, यानी कि जाले बन जाते हैं, या तो गर्भाशय का जो मुख है वो वीक हो जाता है। गर्भदानी के अंदर अगर पॉलिप है या तो फाइब्रॉइड्स हैं तो उसकी वजह से भी बार बार अबॉर्शंस हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जिनको यह प्रॉब्लम होती है उनके लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस यानी कि क्या क्या रिपोर्ट करना ज़रूरी होता है। जैसे मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया, वैसे बेसिक जो रिपोर्ट्स होते हैं वो किए जाते हैं, प्लस उनका मेटाबॉलिक प्रोफाइल यानी कि थायराइड प्रॉब्लम्स अगर है तो उसके रिपोर्ट्स, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है तो उसके रिपोर्ट्स किए जाते हैं, हार्मोनल प्रोफाइल की जाती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है और गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वह है कि दूरबीन की जांच, जिसे हम डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी कहते हैं। डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन द्वारा बच्चादानी की जांच, यानी कि बच्चेदानी के अंदर अगर कोई सेप्टम है या तो अंदर जाले बन गए हैं तो वो सब हमको हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा पता चलता है। और डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी यानी कि ऊपर से नाभि का जो पार्ट है वहाँ से दूरबीन द्वारा जांच की जाती है। और जो रिपोर्ट किए जाते हैं वो है हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी यानी कि HSG, और सोनोग्राफी 3D पेल्विस सोनोग्राफी की जाती है। अब हम बात करते हैं कि जिन्हें यह तकलीफ़ है उनके लिए ट्रीटमेंट क्या की जाती है। जैसे हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हमारा ध्येय यह रहता है कि कैसे हम उसे प्रिवेंट करें। प्रिवेंशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट और पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द पेशेंट एंड द डॉक्टर, विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब हम बात करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर पेशेंट प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले हमारे पास आता है तो वो बहुत ही अच्छी बात है और उसे हम प्री कंसेप्शन काउंसलिंग कहते हैं।
प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बार बार रिकरेंट अबॉर्शंस होने का रीज़न जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। जैसे मैंने आगे बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम कमज़ोर बच्चादानी यह रीज़न होता है, तो उसे हम लेप्रोस्कोपिकली यानी कि दूरबीन द्वारा कंप्लीट ऑस टाइटनिंग कर सकते हैं। और यह जो ऑस टाइटनिंग है वो परमानेंट होता है और वो काफ़ी हद तक बेनिफिट देता है और उसके जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही अच्छे रहते हैं। दूसरा, अगर पेशेंट को दूसरे रीजंस है जैसे कि सेप्टेड यूट्रस है या तो फाइब्रॉयड है, तो उसकी सर्जरी दूरबीन द्वारा की जाती है। और अगर पेशेंट प्रेगनेंसी रुकने के बाद हमारे पास आता है तो उसके लिए इनिशियल जो टाइम है, जैसे प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स रहते हैं, उसमें प्रोजेस्टेरोन थेरेपी दी जाती है यानी कि सपोर्टिव थेरेपी दी जाती है। और अगर किसी महिला को सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस फॉर एग्जांपल कि 16 वीक्स पे उसको बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं या तो लास्ट अबॉर्शन 16 हफ्ते पे हुआ है, तो उसके 2 हफ्ते पहले यानी कि 14 वीक्स पे सर्वाइकल ऑस टाइटनिंग किया जाता है। अंत में मैं यह मैसेज देना चाहती हूँ कि जिन महिला को ऐसी प्रॉब्लम है कि बार बार सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन की हिस्ट्री है, तो उन्हें बिफोर प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी अगर बच्चादानी का मुंह कमज़ोर है तो उसकी जो सर्जरी की जाती है दूरबीन द्वारा वो ऑर्किड हॉस्पिटल में सक्सेसफुली की जाती है। और उन्हें यह भी ध्यान रखना है कि एक बार सर्जरी होती है, प्रेगनेंसी कंसीव होता है, तो उसके बाद रेगुलर एंटीनेटल चेकअप करवाते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस विषय के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इन केस आपकी इच्छा है कि और कोई टॉपिक पे हम बात करें तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।